नमस्कार दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं संख्या पद्धति का भाग 4 लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा और आप इसका जवाब जाके कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका भी उत्तर सही आएगा मैं उस पर लाइक दूंगा अपनी तरफ से। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि क्या 0 या 0 जिसको आप बोलते हो एक सम संख्या है या विषम संख्या है, और सम संख्या है तो क्यों है, और विषम संख्या है तो क्यों है। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से, 10 से, 11 से, 13 से, और साथ ही साथ में आपको मौखिक तौर पे हम 12 की भी बता देंगे। अगर किसी को 3 और 4 दोनों की विभाज्यता आती रहेगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, तो आप 12 की आसानी से बता देंगे। मैंने संख्या पद्धति के ऊपर कुल मिला के 3 वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम 6 से विभाज्यता देखते हैं। 6 से विभाज्यता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। कह रहे हैं कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप एग्जाम्पल लोगे, उदाहरण लोगे या कोई भी प्रश्न लोगे, अगर वो संख्या 6 से विभाज्य होगी तो उसके पहले वह 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ये ज़रूरी है। देखिए, इन सब का आसान ट्रिक्स में यूज करेंगे, सरलीकरण में आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई छोटी संख्या दी गई है तो आप सीधे 6 से ही चेक कर लीजिए। अगर कोई आपके सामने बड़ी संख्या जैसे 1,45,926 टाइप की कोई संख्या दी गई है तो आप इसको चेक करेंगे 6 से, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो अब आपको अपना समय बचाना है, तो इसमें करना क्या है, पहले इसको 2 और 3 से विभाज्यता देख लेते हैं। 2 और 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि वो 6 से भी विभाज्य होगा। आप चेक कर लीजिएगा। 2 से विभाज्यता का नियम यही है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि अगर इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो या तो 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। लेकिन 3 में क्या होता था, 3 में ये होता था कि अगर किसी भी संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यानी 3 का गुणक है, तो वह 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि ये 1,45,000 में टोटल अंक कितने पड़ जाते हैं, 6 अंक पड़ जाते हैं। अगर 6 अंकों को क्रमशः जोड़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि जो हमको योगफल प्राप्त होगा वह कुल मिला के 27 प्राप्त हुआ। 27 जो है 3 से विभाज्य है, इसीलिए ये दोनों संख्या 1,45,926 जो है यह साथ साथ में 2 से भी है, 3 से भी है, इसीलिए 6 से भी विभाज्य होगा। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है 7 से विभाज्यता, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई संख्या दी गई है, अगर उसके इकाई का अंक 2 गुना कर दें और शेष अंकों में तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि शेष प्राप्त अंक 7 से न विभाज्य हो। तो देख लीजिए, आपके सामने एक बड़ी संख्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये सारी चीज़ें अप्लाई आप एक बड़ी संख्या में करिएगा। छोटी संख्या में नॉर्मली तौर पे चेक कर सकते हो, और वैसे इन सब ट्रिक्स को अपनाओगे तो आप अपना समय खराब कर रहे होगे। तो बड़ी संख्याओं में अपनाइएगा तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे 16,807 है, तो इस मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इकाई का अंक का 2 गुना कर दिया, मतलब इकाई का अंक 7 है, इसका 2 गुना कर दिया, और बाकी की जितने शेष अंक थे उसमें से घटा दिया, तो 1666। ये भी अभी एक बड़ी संख्या है, तो हमको फिर इसको छोटा करना पड़ेगा। फिर देखिए, इसके इकाई अंक 1666 में 6 लास्ट इकाई का अंक है, तो इसका दूना कर दिया, तो अगर इसको हम घटाते हैं तो 154 आता है। ये भी एक बड़ी संख्या पड़ता है।
फिर हमने इकाई अंक इसका 4 है, इसको दूना कर दिया, 15 में से घटाते हैं तो 7 मिल जाता है। आपको पता है 7 जो है आसानी 7 से डिवाइड कर देगा, तो 7 जो है इससे पता चलता है कि इस बड़ी संख्या को भी डिवाइड कर देगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, 8 से विभाज्यता। दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए हम 8 से विभाज्यता पर देखते हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके अंतिम अंकों से बनी संख्या, मतलब यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, यहाँ पे 3 अंकों से, किससे? अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक जो होने चाहिए वो शून्य होने चाहिए। मतलब शून्य 3 बार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 बार से कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि 3,21,000 है, 3,21,000 में आपको क्या चेक करना है कि अंतिम 3 अंक जो है वो शून्य है कि नहीं। बिल्कुल है तो ये 8 से विभाज्य होगा। और दूसरा नियम ये है कि अंतिम 3 अंक जो होने चाहिए वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर 8 से विभाज्य करोगे 64 बार कट जाएगा, तो 512 जो है 64 बार इससे कट जाएगा, तो इससे ये पता चलता है कि 20,512 भी 8 से विभाज्य। चलिए हमारा अगला टॉपिक है 9 से विभाज्यता। कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके समस्त अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 में था, ठीक उसी प्रकार से 9 में है। अगर इसके सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं, अगर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको चेक करना है क्या ये 9 से विभाज्य हैं, तो इसके समस्त अंकों को जोड़ेंगे तो आपको ये 18 प्राप्त हुआ। 18 जो है 9 से विभाज्य है, यानी ये 1296 भी 9 से विभाज्य होगा। इसी तरीके से 3033, 20,052, 963, इन सबको भी चेक कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक है 10 से विभाज्यता। ये बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या दी गई, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर इसके इकाई के अंक पर यानी अंतिम अंक या इकाई अंक पे 0 हो तो संख्या जरूर 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि 1290 में 10 से भाग देंगे तो 0 0 से कट जाएगा, आपको 129 मिल गया, तो आप आसानी से बता सकते हो। चलिए हमारा अगला टॉपिक है 11 से विभाज्यता, जिसको अंग्रेजी में बोल दीजिएगा डिविजिबिलिटी बाई 11। कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या का इकाई अंक बाईं ओर से चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अंतर या तो शून्य होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके सामने कोई ये बड़ी सी संख्या है 67,771, इसमें टोटल कितने अंक हैं? इसमें टोटल आपके 5 अंक हैं। 5 अंक में हम देख लेंगे सम स्थान पे कौन से अंक हैं और विषम स्थान पे कौन अंक है। तो सम स्थान विषम स्थान की आपकी काउंटिंग बड़ी आसानी से जानते होंगे। ये विषम है क्योंकि एक विषम है, और ये इस तरीके से देखेंगे कि सम स्थान पे कितने अंक आ रहे हैं। हम इसको काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं। विषम स्थान, इसमें कौन कौन से विषम नंबर सम नंबर पड़े? 2 और 4 मिल रहा है, तो 2 यहाँ पे सम स्थानों पे 7 और 7 मिल गया, और विषम स्थानों पे आपको क्या मिल गया देख रहे हैं, विषम स्थानों पे 1 आपको मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है और 6 मिल जा रहा है। अगर इनका 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। अगर हम 14 में से 14 घटाते हैं तो 0 हो जाता है। तो हमने कहा था या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणक आना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी कभी भी निगेटिव आ जाता है, मान लीजिए कोई निगेटिव -21 आ जाता है, तो आप इसको मत लीजिएगा, माइनस निगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा। 21 में 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 21 7 से विभाज्य है, तो बता दीजिएगा कि ये 7 से विभाज्य होगा। चलिए हम आगे आते हैं, हम आपको 12 से बता देते हैं, क्योंकि 12 का मैंने PDF नहीं बनाया है। 12 से संख्या कोई तभी बात, जैसे 6 में था ठीक उसी प्रकार से 12 में है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और साथ साथ में 4 से विभाज्य है, तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप सबसे छोटा 24 ले लीजिए। 24 को देखेंगे 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, और साथ जब देखें 3 और 4 से विभाज्य हो गया तो ये 6 से विभाज्य हो गया, 6 चौका 24। चलिए हमारा अगला टॉपिक है 13 से विभाज्यता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिविजिबिलिटी बाई 13। कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई अंक का 4 गुना करके शेष अंकों में जोड़ देते हैं, और उसके बाद शेषफल आपको 13 प्राप्त होता है। आपको शेषफल जो शेषफल मिला वह 13 से विभाज्य है, तो वो संख्या 13 से जरूर विभाज्य होगी। जैसे कि
जैसे 689 है, 689 में 3 अंक हैं। अगर इसके इकाई अंक का 4 गुना कर देते हैं, इकाई अंक यानी कि इसका 4 गुना कर देते हैं, ये 36 हो गया, ये 68 हो गया। तो हम देखते हैं कि 8 से 14 हो गया, 6 3 9 104 हो गया। 104 13 से विभाज्य है, यानी कि 13 8 104 होता है, यानी कि ये संख्या 13 से जरूर विभाज्य। इसी तरीके से 325, इसी तरीके से 728 कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन हम वीडियो ख़त्म करने के पहले हम अपना जो प्रश्न किए थे उसका जवाब दे देना चाहते हैं। हमने प्रश्न किया था, क्या 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है तो क्यों है, और विषम संख्या है तो क्यों है? आप इसको 2 तरीके से बता सकते हो। पहला है नंबर लाइन के आधार पे, जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, जिस पे हम परिपाटी के तौर पे यूज करते हैं, जिस पे हम सब पूर्णांक लेते हैं, धन पूर्णांक के साथ साथ ऋण पूर्णांक और साथ साथ में शून्य पूर्णांक। देखिए, हम बनाते हैं परिपाटी को, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 इधर धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, इधर ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। तो देखते हैं कि 2 जो होता है, 2 यहाँ नंबर लाइन पे देखिएगा, 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है। जैसे कि 3 और 5 के बीच में 4 है, 3 और 1 के बीच में 2 है। इसी तरीके से -1 और -3 के बीच में क्या पड़ता है? -2 पड़ता है। -3 और -5 के बीच में -4 पड़ता है। ठीक, आप इसी तरीके से देख पाओगे 2 विषम संख्याओं 1 और -1 के बीच में क्या पड़ता है? 0 पड़ता है। तो 0 क्या हुआ? 0 एक सम संख्या हुआ। तो हम इसकी एक दूसरी विधि आपको बता देना चाहते हैं। नंबर लाइन के आधार पे हमने बताया, और हम आपको थ्योरी के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर बता देना चाहते हैं। वो सिद्धांत के आधार पे क्या होगा? देखिए, आप 3 सिद्धांत जरूर पढ़े होंगे। सम संख्या धन सम संख्या बराबर क्या होता है? सम संख्या होता है। दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा है, विषम संख्या धन विषम संख्या बराबर क्या होता है? विषम संख्या होता है। सॉरी, सम संख्या धन विषम संख्या बराबर क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या होता है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कैसे 0 एक सम संख्या है। और हमने क्या माना है? विषम संख्या तीसरा बन जाएगा, धन विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? सम संख्या। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई भी सम संख्या लीजिए, 4। 4 में अगर हम 0 को मानते हैं सम संख्या है, तो आपको क्या मिल गया? 4, जो इस कंडीशन को प्रूव कर दे रहा है। यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए, समस्थान पे 6 लीजिए, 0 को भी मानते हैं, तो हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो उससे ये प्रूफ हो गया कि 0 सम संख्या है। लेकिन अगर तीनों कंडीशन को ये प्रूव कर देता है, तो ये हम मानेंगे 0 एक सम संख्या है। मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है और 0 को सम संख्या मानते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक विषम संख्या 3 प्राप्त हुई। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी सही हुआ। अब हमारा चौथा, यहाँ पे 5वां, हम 5 को मान लेते हैं, 0 को ऐड करते हैं, 5 एक विषम संख्या है, 0 को, तो 5 प्राप्त हुआ। अब विषम संख्या धन विषम संख्या बराबर सम संख्या, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि अगर कोई, जैसे कि हमने मान लिया 7 धन 7 क्या होता है? 14 होता है। क्या होता है? 7 धन 7 क्या होता है? 14 होता है। इसी तरीके से 0 धन 0 को मान लिए, 0 को एक विषम संख्या मान लिए और इसको भी विषम संख्या मान लिए, तो आपको भी 0 प्राप्त हुआ, एक सम संख्या हुआ। तो आप तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सेटिस्फाई हो जा रही है। तो आप इसके आधार पे भी बता सकते हो, ये 3 सिद्धांत प्रूव करके भी बता सकते हो कि 0 एक सम संख्या है कि नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों सिद्धांत है, सम संख्या बराबर ये सिद्धांत अगर हमने प्रूव कर दिया, और इसमें थोड़ा सा आपको संशय हो सकता है, लेकिन हमने इसको मान लिया 0 एक विषम संख्या, इसको मान लिया, जिसका मतलब होता है सम संख्या। आंसर देता है 7 धन 7 क्या होता है? 14 होता है। 7 + 12 भी 7 + 5 होता है, 12 के बराबर होता है। अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब अगली वीडियो में देंगे।